गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सांचौर का एकमात्र संस्थान गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर, जहाँ पर अलग से एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है और इसमें एडमिशन ओपन है, आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। बालिकाओं के लिए ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। इसमें शर्त ये है कि उस बालिका गर्ल्स की 10th क्लास में 60% या इससे अधिक अंक हासिल किए हुए हो। टॉपिक चल रहा था साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका विभाजन की अपन बात कर रहे थे। सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपना टॉपिक रहेगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, मियोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फॉर्मर एवं मूरे ने 1905 में किया। क्या है अर्धसूत्री विभाजन? कि इस प्रकार के कोशिका विभाजन से उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं में कोशिकाओं की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में घट करके आधी रह जाती है। इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कि ये एक जनन कोशिका, मात्र कोशिका, और इन मात्र कोशिका से दो संतति कोशिका बनेगी। तो मान लो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 4 थी, तो इसमें 2 होगी और इसमें 2 होगी, तो इसमें कितने थी? 4 थी। तो आगे जाकर के जो संतति कोशिका बनी उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या है वो समान बनी रहती थी। इसमें भी वही पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर के कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। जैसे ही केंद्र का विभाजन हो जाएगा वैसे कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है, इसको सबसे लंबी प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको लंबी प्रावस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रावस्था को फर्दर 5 उपप्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है। उस 5 प्रावस्थाओं का नाम है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेप्टाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो आप इसको LZPD के नाम से याद रख सकते हैं। L से लेप्टोटिन, Z से जाइगोटिन, P से पेप्टाइटिन, D से डिप्लोटिन और D से डाइकाइनेसिस। ये 5 प्रावस्था प्रोफेज फर्स्ट में चलेगी और उनके बाद चलेगा मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट के होने के साथ ही मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। फिर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड होते ही कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर के एकमात्र कोशिका से जनन कोशिकाओं, संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाएं हैं। मियोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फॉर्मर एवं मूरे ने 1950 में दिया। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में 2 युग्मकों का संयोजन तथा युग्मकों में अगुणित गुणसूत्र समूह
पाया जाता है। युग्मकों का निर्माण जननांगों में उपस्थित द्विगुणित कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। यानी कि कोई लैंगिक जनन द्वारा दो युग्मकों का संयोजन होता है और जैसे ही संयोजन होता है तो उस युग्मकों में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन युग्मकों में जननांगों में उपस्थित द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से होता है। यानी कि एक जनक कोशिका है, एक नर जनक कोशिका, दूसरी मादा जनक कोशिका। तो नर युग्मकों भी या युग्मक जनन का मतलब क्या हुआ? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो वो जो मात्र कोशिका है, उस मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही इन अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें इस कोशिका विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डीएनए की मात्र कोशिका की तुलना में घट करके आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए संश्लेषण इंटरफेज में होने के बाद 2 बार केंद्रक का विभाजन होता है और 1 बार कोशिका द्रव्य का विभाजन। 2 बार केंद्रक का विभाजन, मियोसिस फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस और मियोसिस सेकंड। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिका उत्पन्न करना एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित कोशिका पुनः स्थापित होती, जिसे जाति स्तर पर गुणसूत्रों की संख्या है वो स्थिर बनी रहती है। प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो युग्मकों के निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। जबकि पादपों के विभिन्न समूहों में बीजाणु निर्माण, युग्मक निर्माण के समय तथा युग्मनज में ये विभाजन पाया जाता है। और कोई कुछ पादप है जैसे कि टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, बीजाणु बीज से बीजाणु बनते हैं, तब में भी युग्मक निर्माण के समय और युग्मनज जाइगोट बनने में पर भी इसमें ये विभाजन होता है। जीवों में 3 प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। पहला है युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन। युग्मनजीय मतलब जाइगोट में होने वाला। दूसरा स्पोरिक का मतलब बीजाणुओं के निर्माण के दौरान होने वाला। और तीसरा है युग्मकीय का मतलब है युग्मकों के निर्माण के समय होने वाला विभाजन। अधिकांश कवकों में निषेचन के तुरंत बाद अर्धसूत्री विभाजन होना शुरू होता है। मध्य अर्धसूत्री विभाजन सभी उच्च पादपों में होता है। इस प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है, अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है और इन बीजाणुओं में समसूत्री विभाजन से वापस युग्मक बनते हैं। लगभग सभी जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन है वो पाया जाता है। अतः जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन से सीधे युग्मकों की उत्पत्ति होती है। अपने में भी क्या है तो 46 गुणसूत्र है मानव में और 46 ही है, तो इससे नर से नर युग्मक आएगा तो इसमें 23 गुणसूत्र होंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये आद्य हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषता क्या होती है उसकी बात करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक का 2 बार विभाजन, ठीक है, 2 बार केंद्रक का विभाजन और 1 बार कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इन विभाजनों को क्रमशः अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में
डीएनए प्रतिकृति केवल प्रथम विभाजन से पहले इंटरफेज में होती है, यानी कि जो कोशिका चक्र चलेगा अंतरावस्था, उस अंतरावस्था में ही डीएनए का संश्लेषण होगा, बाकी कहीं पर नहीं। जंतु कोशिकाओं में प्रत्येक केंद्रित विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जंतु कोशिका है जिसमें पहले केंद्र का विभाजन हो जाता है, फर्स्ट सेकंड हुआ, उसके बाद होगा कोशिका द्रव्य का। लेकिन पादप कोशिकाओं के केंद्रिक विभाजन द्वितीय के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन समकालीन होता है या ये 2 बार भी हो सकता है। पादप में हो सकता है 2 बार केंद्रिक का विभाजन होकर के 1 बार कोशिका द्रव्य का विभाजन हो सकता है 2 बार कैरियोकाइनेसिस और 2 बार साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस संपन्न हो सकती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम न्यूनकारी विभाजन, जिसे पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में समजात गुणसूत्रों का युगलन एवं पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के अंत में 4 अगुणित कोशिका बनती है, वो अगले वीडियो में आपको डायग्रामेटिक तरीके से बताएंगे। अर्धसूत्री विभाजन की इंटरफेज अवस्था में क्या क्या होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से पहले जो अंतरावस्था होगी उसमें क्या क्या स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अर्धसूत्री विभाजन शुरू होने के पहले कोशिकाएं अंतरावस्था इंटरफेज में रहती है, और इंटरफेज में आपको पता है कोशिका चक्र मैंने बताया था, एक होती है एम फेज यानी कि विभाजन अवस्था, और दूसरी होती है अंतरावस्था। अंतरावस्था में 3 G1, S और G2। तो उसकी बात करें, जिसे अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व या परिमियोटिक इंटरफेज के नाम से जाना। इसकी एस फेज में एक विशेष प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होता है, जिसे कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश के लिए प्रेरित, यानी कि जो कोशिका चक्र की इंटरफेज अवस्था की एस अवस्था है, एस फेज है, उस एस फेज में हिस्टोन का संश्लेषण होता है, और ये हिस्टोन अब कहती है कि अर्धसूत्री विभाजन को शुरू कर लो, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को स्टार्ट करवाने में एस फेज में बनने वाले हिस्टोन प्रोटीन उत्तरदायी हैं। कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश G2 अवस्था में संश्लेषित कुछ अज्ञात पदार्थों पर निर्भर है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं, परंतु संश्लेषण उपावस्था केवल 1 बार अर्धसूत्री पूर्व अंतरावस्था में ही आती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की प्रतिकृति केवल 1 बार होती है, परंतु उनका विभाजन है 2 बार। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में भी समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह विभिन्न अवस्थाओं में केंद्रित कला एवं केंद्र की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं वो दिखाई देती, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, उनकी बात दिखाई देती है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड जैसी अवस्था। तो अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उसमें अपन कल डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट है वो अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था मानी जाती है, और इसी अवस्था में है वो गुणसूत्रों का टर्मिनेशन है। इसके अलावा जीनों की क्रॉसिंग है, जीन विनिमय होता है, और उसी के कारण है वो जीवों में विभिन्नता या वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।